एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। जैसा कि आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ हमारी इस चैनल पर चल रही है। लेक्चर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 7 में हमने फंडामेंटल राइट्स का मूल अधिकार का पार्ट 1 कंप्लीट किया गया था, जिसके अंदर हमने 3 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसके अंदर बाकी के बचे राइट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 to 35। वैसे जो फंडामेंटल राइट्स है वो 12 to 35 है। हम फर्स्ट पार्ट में 12 to 24 को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज आर्टिकल 25 से 35 को और देखते हैं इनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, दैट इज आर्टिकल 25। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज टू प्रोफेस, टू प्रैक्टिस एंड टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन। दिस राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। तो बेसिक सी बात है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये एक तरह से, और हमें ये फ्रीडम है कि हम जो भी प्रोफेशन, जो भी रिलीजन को प्रोफेस करना चाहे वो कर सकते हैं, जो भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। सो ये हमारा आर्टिकल 25 है जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस, इस आर्टिकल की लिमिटेशंस क्या है? द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ. The government can interfere in religious matter for rooting out certain social evils. For example, banning practice like sati, bigamy और human sacrifice. तो देखिए कुछ कुछ रिलीजियन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती सोसाइटी के लिए, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकता है और थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। Indian Constitution provides every religious denomination the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. जैसे हम जानते हैं कि आप मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, दरगाह होती है और डिफरेंट बहुत सारी ट्रस्ट भी होती है, रिलीजियस ट्रस्ट। तो आर्टिकल 26 के अंडर ये सब चीज़ें आती है और वो भी एक तरह का राइट है कि आप अपने रिलीजियस ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं उस रिलीजियस मेंटेनेंस पर्पस के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 27 वेरी इंपॉर्टेंट, आया भी है बहुत सी बार एग्जाम्स में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. मतलब अगर वो उसके रिलीजियस का प्रचार करता है और उस ट्रस्ट, अगर वो रिलीजियस कोई ट्रस्ट है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका लोग मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन ये एक फ्रीडम दिया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 28 स्टेट दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, जैसे जो हम देखते हैं सरकारी कॉलेजेस हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये आर्टिकल बोलता है। बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये आर्टिकल का मतलब ये था कि ऐसी प्लेस जो स्टेट के अंडर है और स्टेट उस कॉलेज या स्कूल को रन कर रहा है, तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ना हो, उसका सीधा साधा मतलब ये था कि ताकि वहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, तो किसी को भी ऐसा मतलब गलत ना लगे कि यहाँ पर इस धर्म का प्रचार हो रहा है या उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये आर्टिकल बनाया गया। हाउएवर द प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट और इस्टेब्लिश अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट। यदि कोई ट्रस्ट अपने इंस्टीट्यूट को रन करती है और वहाँ पर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लगा देती, तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। Moreover, no person is required to attend any religious instruction or worship without his consent in any education. मान लीजिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फंक्शन है और कोई आपको फोर्स कर रहा है कि वो फंक्शन, आपको रिलीजियस फंक्शन आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कंसेंट है तो आप उस फंक्शन में जाइए, वरना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं हो सकता, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये कंपल्शन या कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता कि इस फंक्शन को अटेंड करना ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल 28 हमको फ्रीडम देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो सारा फ्रीडम ऑफ रिलीजियन था हमारा 25 to 28। अब 29 and 30 में हमें कल्चरल और एजुकेशन राइट से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। तो देखिए आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ provides that every section of citizen residing in any part of the country have the right to protect and conserve its own district language, script of culture। अब यहाँ माइनॉरिटी से आप ये मत समझिए कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी तो इसमें इंक्लूडेड है ही, उसके बाद
जैसे कोई ट्राइब होती है, उनका कोई पर्टिकुलर डिफरेंट डायलेक्ट होता है, लैंग्वेज होता है, या उनकी कोई पर्टिकुलर कला होती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ये राइट्स हमें सेफगार्ड करता है। तो आइए देखते हैं। However, the rights are not necessarily restricted to minorities only, जैसा कि मैंने अभी कहा, as it is commonly assumed to be includes minority as well as the majority. Article 30. Rights of minority to establish and administer an educational institution. The right to establish and administer educational institution of their choice. The compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of property of minority educational institution shall not restrict or abrogate the right granted to them. देखिए, माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ है वो चाहे तो अपने बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर कर सकती है और खोल सकती है। और ये जो प्रोविज़न ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शन। जो आर्टिकल 31 था उसके जो प्रोविजन थे जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, तो फिर वो राइट टू प्रॉपर्टी जैसा कि हमने देखा ही था कि वो अब फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया है। तो आर्टिकल 32 ये बोलता है इज द कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट प्रोवाइड्स दैट राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इट सेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ये एक फंडामेंटल राइट भी है और इसी के थ्रू हमको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे प्रोटेक्शन मिलता है। इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल। मान लीजिए ये जो सारे राइट्स हमने पहले पढ़े हैं, अगर इनका वायलेशन होता है और हमें लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट को अब्रीच किया गया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और जितनी भी रेमेडीज़ है, मतलब कोई अगर हमको बीमारी भी होती है तो उसकी हम रेमेडी ढूंढते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जब राइट्स अगर हमारे वायलेट होते हैं तो 32 आर्टिकल 32 इज़ ए रेमेडी। The Supreme Court has ruled that Article 32 is basic feature of the Constitution as it cannot be abridged or taken away even by way of amendment. Amendment के थ्रू भी इस आर्टिकल को हटाया नहीं जा सकता है। और जब जैसे ही दूसरे राइट्स का वायलेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देती है और रेट इशू करती है। रेट के बारे में हम लेटर ऑन चैप्टर्स में पूरा अच्छे से डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? It empowers the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agency and analogous forces. तो अब ये जो सारी फोर्स है इनको तो वार्स भी लड़ने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पार्लियामेंट इनको इस फंडामेंटल राइट्स से, ये सब फंडामेंटल राइट्स इन फोर्सेस के पास नहीं होते। आर्टिकल 34 बोलता है इट प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ। मार्शल लॉ वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ आसान भाषा में समझे तो आर्मी का राज। मतलब जब मिलिट्री रूल लग जाता है तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये यूज़ में नहीं आते, क्योंकि वार, इन्वेजन या इंसरेक्शन या रेबेलियन जब हो जाता है तो फिर इन फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर दिया जाता है। आर्टिकल 34 ऑल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू compensate any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any areas where martial law was in force। जहाँ पर मार्शल लॉ होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ भी जो सारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो नहीं होते और पार्लियामेंट उनको कंपनसेट कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 35 क्या बोलता है? आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट पावर्स टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स आर वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट। हम स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं कि ये जो है ये एक सेंटर का सब्जेक्ट है, तो इसके जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉज है या उनका अमेंडमेंट है वो सारा पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ये कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट्स के पास पावर होते हैं इनके रिगार्डिंग लॉज बनाने के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन जो कि अपने पढ़ा आर्टिकल 12 to 35। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नॉर्मल सिटीजन को भी अपने राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और लेक्चर 9 का वेट कीजिए जो कि हमारा रहेगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और आपका सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।